अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जनाब। क्या होता है कि सुबह सुबह में अक्सर ट्रैफिक जैम होता है, रोज़ की कहानी है। सुबह सुबह में अक्सर चीज़ें नहीं मिलती, रोज़ की कहानी है। बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं, ये भी रोज़ की कहानी है। लेकिन एक कहानी ऐसी है जो रोज़ की कहानी नहीं है, और वो क्या कहानी होती है? वो कहानी ये होती है जनाब कि आपने क्या पहनना है और क्या सोचना है और कैसे आपने दिन गुजारना है। ये कहानी रोज़ होनी चाहिए और ये आपको सोचना चाहिए कि आप अपना पूरा दिन कैसे गुजारेंगे। तो हम लोग सब कुछ सोचते हैं, लेकिन हम लोग शायद अपने ऊपर तवज्जो नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि हमें दफ्तर जल्दी पहुंचना है, हम ये सोचते हैं कि भाई आज हमने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेना है। लेकिन जो आपका मी टाइम है उसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्या आप रोज़ाना ये सोचते हैं कि सुबह उठ के आपने कौन से कपड़े पहनने हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि सुबह उठ के आपने अपने बालों की केयर कैसे करनी है? क्या आप ये सोचते हैं कि सुबह उठ के आपने अपनी जो फेस है उसको कैसे क्लीन करना है? नहीं, हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो ऐसा नहीं सोचती, बल्कि वो ये सोचती हैं कि सुबह उठते ही जो है वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है, फिर उसके बाद खाना बनाना है। ये सोचना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अपने मी टाइम के लिए ज़रूर सोचा करें कि आज के पूरे दिन में ऐसा वो कौन सा 1 घंटा होगा जो आप अपने लिए निकालेंगी या मैं अपने लिए निकालूंगी। ये बड़ा ज़रूरी है। मी टाइम ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मी टाइम में आप अपनी स्किन केयर कर सकती हैं, इस मी टाइम में आप कोई अच्छी मूवी देख सकती हैं, इस मी टाइम में आप कोई पॉजिटिव क्रिएटिविटी दिखा सकती हैं, कुछ काम कर सकती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं, कोई रिसर्च पढ़ सकती हैं, या जिस चीज़ में भी आपका दिल लगता है, जो कि आप चाहती हैं कि सुकून के साथ आप बैठ के अपने मी टाइम में वो काम करें। ये आपकी पॉजिटिव एक्टिविटी है। दिन में 1 घंटा अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें। ये आपका वक्त है। आप चाहती हैं आप वॉक करने चले जाएं, आप चाहती हैं आप शॉपिंग पे चले जाएं, आप चाहती हैं आपको खुशी मिलती है आप ग्रॉसरी करने चले जाएं, लेकिन अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, नए नए चश्मे बनवाते हैं और बहुत सारे ग्लासेस की उनके घर में लाइन लगी हुई होती है। उनमें से एक मैं भी हूँ और आप सब भी हैं, क्योंकि हम लोग बार बार, जिनकी भी नज़रें कमज़ोर है ना, वो ग्लासेस बनवाते हैं और ढेर सारे ग्लासेस बनवाते हैं। और जब ये ढेर सारे ग्लासेस बनवा लेते हैं उसकी रीज़न ये होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कुछ पैसे आ रहे हैं तो पैसे ज़ाया करने का शौक़ है। ऐसा है कि हम अपने ग्लासेस की जो है वो केयर नहीं करते और उसके ऊपर स्क्रैच आ जाता है, ग्लासेस जो है हमारे वो धुंधले धुंधले हो जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं अब तो ये बेकार हो गया, या तो इसके फ्रेम में दूसरा ग्लास लगवा लेते हैं या फिर ग्लास ही चेंज करवा लेते हैं। अब ये परेशानी हुई दूर कि आपने अपने ग्लासेस बार बार बदलने हैं, क्योंकि आपके ग्लासेस के जो स्क्रैचेस हैं वो भी दूर हो सकते हैं। और कैसे दूर हो सकते हैं, उसके लिए है ये ज़बरदस्त सी टिप। ये है घर का आसान टोटका। आपने लेना है टूथपेस्ट और फिर आपने माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है वो लेना है, यानी माइक्रोफाइबर से बना हुआ कपड़ा लेना है। फिर इस टूथपेस्ट के साथ आपने जो है वो ऐसे करना है कि जो चश्मे का ग्लास है उसको टूथपेस्ट लगाना है, फिर जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है या फिर कोई ऐसा कपड़ा जो कि उसी टाइप का बना हुआ हो, उसी टाइप का जो है वो टाल हो, जो छोटे छोटे टाल होते हैं, उससे आपने उसको अच्छे से प्रेस करके अपने चश्मे के ऊपर सफाई करनी है, उसको साफ़ करना है और फिर उसके बाद आपने जो है पानी से उसको धोना है। स्क्रैच भी दूर हो जाएगा और आपका जो चश्मे के ऊपर जितने भी निशानात लगे होते हैं ना, ये देखिए, ये वो टाल्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये वो क्लोथ्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। बस टूथपेस्ट और इसको अच्छे से आपने माइक्रोफाइबर क्लोथिंग के साथ में, जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़ा होता है, उसके साथ साफ़ करना है और आपका जो चश्मा है वो हो जाएगा जी साफ़ सुथरा और आपको रहेगी कोई भी परेशानी नहीं और आप बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा फील करेंगे। आपको बार बार ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। महंगे महंगे चश्मे जो है, उनकी जो ग्लासेस हैं वो चल जाएंगे, ज़्यादा चल जाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं। मौसम, कराची का मौसम जो है वो औसम है। सर्दी ज़्यादा है, लेकिन अब कराची वाले यूज़ टू हो गए ना, आप लोग यूज़ टू। अब लगता है कि नहीं, ठीक है, अब सर्दी है तो बस ठीक है, ऐसी बर्दाश्त करनी है और इसी में सारे काम काज करने। अच्छा जी, शहर में सर्दी की लहर जारी है। पारा कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन भर में मौसम खुश्क रहने के साथ रातें सर्द महसूस की जाएंगी। रात में वैसे होती है ज़्यादा सर्दी। अच्छा, अब जो शुमाल मशरिक सिम से हल्की रफ्तार में हवाएँ जो हैं वो चल रही हैं और यही कहा जा रहा है कि हद्दे निगाह जो है वो कम होने का इम्कान है। आज शाम से मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है शहर में दाखिल होने का इम्कान है, तो गैर ज़रूरी घरों से ना निकले, घरों में रहें। आगे बढ़ते हैं और ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है शहर में?
दफ्तर जाने वाले शहरी रुल गए। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग भी शारे फैसल पर स्टक थे और बहुत सारे लोग आज हमारे ऑफिस में भी जो है वो लेट हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, और जो इतने मिनटों का सफ़र है ना, चंद मिनट्स का सफ़र है, वो घंटों में तय हो रहा है। और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर होने के बावजूद ट्रैफिक का दबाव है। हसन स्क्वायर कारसाज रोड पर भी गाड़ियों की कतारें हैं। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक बहाल करने में नाकाम नजर आ रही है। रोजाना शारे फैसल पे जो है वो ट्रैफिक जैम है और आधा आधा घंटा ये गाड़ियां क्यों स्टक है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि एक जो कोई ट्रक होता है या एक जो कोई जगह होती है ना, वो एक ट्रक रुका हुआ है, एक बस रुकी हुई है, उसकी वजह से आधा घंटा पौना घंटा पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है। आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन होती है वहाँ, उनको क्यों कोई नहीं आता उनको हटाने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते, फ्लाइट्स आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। फ्लाइट शेड्यूल, कौन सी फ्लाइट आ रही है, कौन सी फ्लाइट जा रही है, कौन सी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, ये आपके साथ में शेयर करते हैं। कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम उलट पुलट, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 5 परवाजें मनसूख। कराची से मस्कत, ओमान एयर की परवाज WY324 मनसूख। कराची से लाहौर एयरसेल की परवाज PF 145 141 मनसूख। कराची से इस्लामाबाद एयरसेल की परवाज PF 123 मनसूख। कराची से लाहौर PIE की परवाज PK 306 मनसूख। अच्छा जी, सोने की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं? सोने और चांदी की कीमतों का एक और नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। एक नया रिकॉर्ड फिर से। अब देखते हैं ये रिकॉर्ड जो है कहाँ तक पहुँचता है। आलमी मार्केट में सोना $9 महंगा होकर $4,595 फी आउंस पर पहुँच गया। एक तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 4,81,862 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर कायम है। 10 ग्राम सोना 771 रुपये महंगा होकर 4,13,118 रुपये की बुलंद सतह पर पहुँच गया। एक तोला चांदी 180 रुपये इजाफे से 9,075 रुपये की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई है। जल्दी से चलते और आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस शेयर करते हैं कि वेजिटेबल प्राइस क्या है। जल्दी से सुन ले, फिर ग्रॉसरी करने जाना होगा ना आपने, तो फिर ये प्राइस आप बता दीजिएगा सब्जी वाले को कि जी एक्चुअल में प्राइस ये है और हम आपसे इतना महंगा खरीदते हैं। तो बस थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर पॉपअप हो जाएंगे ये वेजिटेबल प्राइस। तो वेजिटेबल प्राइस आ गए हैं, ये वेजिटेबल प्राइस है। टमाटर आ गए हैं 35 पे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, आलू आ गए हैं 23 पे। उसके बाद हमारे पास लहसुन जो है वो 288 पर है। देन वी हैव अदरक 288, देन वी हैव गाजर 48, फिर उसके बाद तुरई है 104, उसके बाद हमारे पास है लौकी 58 पर, फिर उसके बाद हमारे पास है फूल गोभी 46 पर, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है खीरा 69 पे, फिर उसके बाद वी हैव भिंडी 201 एंड वी हैव प्याज 52। तो इसके बाद फिर चलेंगे हम करेंसी रेट्स आपके साथ में शेयर करेंगे। और करेंसी रेट्स क्या है, माल का हाल हमारी स्क्रीन पर थोड़ी सी देर में पॉपअप हो जाएगा और फिर हम आपको बताएंगे कि जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो है 190 पे, कैनेडियन डॉलर है 205 पे, फिर उसके बाद जो है हमारे पास यूरो है 322 पे और कोई दिनार है 918 पे। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 380, फिर उसके बाद सऊदी रियाल 75, फिर उसके बाद जो है UAE डॉलर 77 और फिर उसके बाद जो है US डॉलर जो है वो 282 पर है। तो ये तो है जी माल का हाल जो हमने आपके साथ में शेयर किया। अब ज़िंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता नहीं होते लेकिन बहुत कॉमन होते हैं, और वो अननोन फैक्ट्स क्या हैं। जब आप चीखते हैं तो आपको पता है कि मिली सेकेंड्स के लिए आपका दिल बंद हो जाता है, इसलिए लोग कहते हैं ना ब्लेस यू। ये बड़ा अननोन फैक्ट है और शायद ये आपको पता ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्नीज़ करते हैं यानी छींके मारते हैं तो आपकी रिब्स टूटने के चांसेस होते हैं, यानी पसलियाँ टूटने के चांसेस होते हैं। अगर आप अपनी छींकों को सप्रेस करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ब्लड वेसल और हेड एंड नेक जो है, यानी जो ब्लड वेसल है वो हेड एंड नेक के अंदर रप्चर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, अगर आप इसको ब्लॉक करते हैं, प्रेशर को, छींकों के प्रेशर को ब्लॉक करते हैं, तो ये आपके एयर ड्रम्स जो होते हैं उनको भी रप्चर कर सकता है, इरिटेशन पैदा हो सकती है, थ्रोट में आपके इन्फेक्शन हो सकता है, वर्स्ट केसेस सामने आते हैं क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो आपके ब्रेन और आई से भी ताल्लुक़ रखती है। तो क्या आपको वाकई पता है कि छींके जो हैं वो रोकने से कितना नुकसान होता है, और छींके ज़ोर ज़ोर से जब आप मार रहे होते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है जल्दी से आपके साथ में शेयर कर लेते हैं, फिर ब्रेक पर जाएंगे। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में चल रहा है जनाब, अलीज़े शाह जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने अब यासिर जो हैं, यासिर नवाज़, उनको ये कह दिया है कि भाई आपने अगर मेरे बारे में किसी और प्रोग्राम में बात की तो दिस इज़ लास्ट टाइम, आई एम वार्निंग यू, फिर मैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटाऊंगी। और हर जगह आप मेरा नाम ले देते हैं और हर जगह आप इस तरीके से मेरे हवाले से बात करते हैं। अब देखते हैं कि उनका क्या रिप्लाई आता है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जो है इस टाइम पर जो हॉट इशू है वो यही है। चलिए जी, खबरें क्या हैं आज, दुनिया भर में क्या हो रहा है, सियासत के मैदान में क्या हो रहा है, कौन से मुहाइदे हो रहे हैं, PSL में क्या हो रहा है। PSL जो है दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बनने जा रहा है, इस पर होगी बात एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो अब बात करते हैं ऑटिज़म के हवाले से। और ऑटिज़म एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम सबको पता भी है और शायद हम सबको पता भी नहीं है। हमारे पास अवेयरनेस भी है, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस की बहुत कमी भी है। हम इस मसले को ठीक से जानते नहीं हैं कि हमें जब किस तरह से पता चलेगा, कैसे साइन एंड सिम्टम होंगे कि अगर आपका बेबी जो है वो बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो किस उम्र तक उसको ऑटिज़म के साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं, किस उम्र तक वो इस ख़ास किस्म की सिचुएशन में मुब्तला हो सकता है। इस पर बात करने के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट अनम तैयब ने हमें ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाइए। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ऑटिज़म को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि घरों में अभी तो 2 साल का ही है, अभी तो 1 साल का ही है, चले कोई बात नहीं, कुछ बच्चे थोड़ा स्लो भी होते हैं, लेकिन उसी सारे सिनारियों में कहीं बात बहुत आगे निकल जाती है और ऑटिज़म जो है उसकी सिचुएशन, उसके साइन एंड सिम्टम बढ़ते जाते हैं। ये कैसे स्टार्ट होता है और इसकी प्रिवेंशन क्या है? अच्छा, स्टार्ट ये इस तरह से होता है कि जैसे मैं अगर 9 मंथ्स के बच्चे को अब तो बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस हो चुका है, जी। तो एडवांसमेंट आ गई। तो अगर 9 महीने से लेके 12 महीने तक का अगर बच्चा जो साल का हो चुका होता है, जी। अगर वो बोल नहीं रहा है, हाँ। ठीक है, बोलने का मुराद ये है कि जैसे बैबल करते हैं बच्चे, मामा बाबा, ठीक है, ये भी नहीं बोल रहा, ठीक है, इशारों में भी आपकी बात नहीं समझ रहा, आप उसको आवाज़ें लगाए जा रहे हैं लेकिन वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं, स्पीच बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, 2 तरह के डायग्नोसिस हो रहे हैं। एक वो बच्चे हैं जो 2 साल की उम्र तक बोलते रहे और फिर वो चुप हो गए। बाय द टाइम वो 2.5 साल के हुए, जब वो डायग्नोस हुए, वो चुप हो गए, यानी कि बोलते बोलते रुक गए। और एक वो बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं बोले, ठीक है, बैबल भी नहीं किया। हम कहते हैं कि बैबलिंग बहुत ज़रूरी होती है स्पीच आने से पहले। सही। तो वो वर्ड भी नहीं बोले, तो वो उसके बाद तो फिर ये कि ये तो पहला ही आपको रेड फ्लैग है, अच्छा। स्पीच डिले। हाँ। लेकिन हम उस वक्त डायग्नोस नहीं करते। हम लोग ये कहते हैं कि हाँ, स्पीच थेरेपी स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट स्पीच थेरेपी नहीं होती। पहले उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, उसके बाद उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, उसके बाद हम जब ओटी समझता है कि उसकी मोटर स्किल्स डेवलप कर दी हैं, तब वो स्पीच के पास लेके जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि जैसे अगर स्पीच डिले बच्चा है, डायग्नोस हो गया, तो पेरेंट्स डायरेक्ट स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा, अगर एक बच्चा बहुत सेहतमंद है, तंदुरुस्त है और बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको एंजाइटी होती है, कुछ पैनिक अटैक्स आते हैं, वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो क्या वो किसी भी एज में ऑटिज्म का शिकार हो सकता है? जी, हो सकता है, क्योंकि ये चेक करना पड़ेगा कि उसके बचपन के जो माइलस्टोन से वो आया कितने डिले थे, यानी कि उसने क्रॉलिंग की स्टेज पे की थी, हाँ। नेक होल्डिंग की स्टेज पे की थी, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है, ये बैक टू हिस्ट्री हमें जाना पड़ेगा। यानी इस चीज़ से कोई भी शख्स महफूज नहीं है, आप ये कह रही हैं? नहीं। कोई भी। अच्छा, किस एज तक लोग इस खास किस्म की कंडीशन में या ऑटिज्म में जा सकते हैं? जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मेरे पास केस आ रहा है 27 इयर्स का, एक एडल्ट आ रहा है। अच्छा, और उससे पहले वो ठीक था, नॉर्मल था? नहीं, वो ठीक नहीं था। अच्छा, वो डायग्नोस हो चुका था। अच्छा। लेकिन मदर ने ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने नहीं कराई थेरेपी, तो उन्होंने रोक दिया था। तो वो एज तो उसकी निकल गई ना। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक लड़की, एक लड़का, उसने अपनी एक एज तक बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है। हाँ। अब आपने कहा कि पैनिक अटैक्स आते हैं और किसी भी एज में आप ऑटिज्म का शिकार हो सकते हैं, तो मैंने ये पूछा कि नॉर्मल लोग भी ऑटिज्म की तरफ जा सकते हैं? जिनको एंजाइटी बहुत रहती है, जिनको डिप्रेशन का बहुत इशू रहता है, जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ होते हैं, जिनको ओसीडी बहुत रहता है, सही है, वो उनको हम कह सकते हैं कि इनके साथ एडीएचडी, ऑटिज्म के फीचर्स मौजूद हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टटर करते हैं, बात करते करते वो हकलाना शुरू कर देते हैं। हाँ। जैसे एंजाइटी में बंदा जब परेशान हो, प्रेजेंटेशन दे रहा है एक बंदा, मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें बंदा परेशान होता है, वो भी डायग्नोसिस में आता है। हाँ। लेकिन अभी भी हम ये है कि काफ़ी एडल्ट जो हैं, जो हमारी एज के, हमारी जनरेशन के हैं, वो मिस डायग्नोस घूम रहे हैं, जिनको अभी भी पकड़ के डायग्नोस करने की जरूरत है, ताकि वो अगले की लाइफ खराब ना हर किसी को ये जरूर अपने साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो चेक कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ऑटिज्म जो है वो किसी भी एज में उन लोगों को हो सकता है जो कि स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, एंजाइटी का शिकार रहते हैं, जिनको प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप किसी भी एज में हैं और आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं और उसके बाद एक खास टाइम पर आपके पास खुदा ना खास्ता कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है, आपको पैनिक अटैक्स हैं, तो ज़रूरी है कि आप ज़रूर अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेक करें, हेल्दी लाइफ गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ऑटिज्म के साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं। अच्छा, इसके बेहतरी के लिए इसकी तमाम तर मज़ीद जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे हैं, जो लोग हैं,
उनको मजीद कॉन्फिडेंस देने के लिए ना बारबी भी मुतारिफ करा दी है। Exactly. उस हवाले से आप क्या कहेंगी कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो कहना चाहिए ट्रिक भी है, एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रीटमेंट भी है, थेरेपी भी है कि अब ये जो बारबी है ना मुतारिफ करा दी गई है और जो ऑटिज्म का शिकार बच्चे हैं उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल होगी, उनको इसको देख के बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। व्हाट डू यू से ऑन दैट? अच्छा, अगर मैं कहूँ एज ए ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, अगर मेरे सामने बारबी रखी जाती है तो हाँ मैं कहूँगी कि हाँ कि ये उन लोगों के लिए एक सेल्फ डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जिनको सिम्टम्स नज़र आने के बावजूद भी वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि आया उनके बच्चे के साथ इशू आ रहा है। ठीक है, उसके ट्विस्टेड हैंड्स मूवमेंट जो बनाए हुए हैं और जो हैंड फ्लैपिंग वो कर रही है, इवन उसको जो कपड़े पहनाए गए हैं वो वेटेड कपड़े और जो फरी यानी कि टेक्सचर वाले, क्योंकि हम इन बच्चों को बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स की नीड होती है। अच्छा, अब ये इसका बिल्कुल ये हिसाब है कि जैसे बाहर के मुल्क में ठंड बहुत पड़ती है तो वहाँ पे आपको ऑटिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे बनिस्बत पाकिस्तान के। वो इसी वजह से, क्योंकि सर्दी की वजह से सेंसरी इशूज रिवाइव होते हैं। ठीक है, जितनी मौसम की तब्दीली का असर हम पे भी होता है लेकिन इन लोगों पे ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो बारबी बनाई है ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए ताकि उनके लिए मददगार साबित हो सके, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कितनी पॉजिटिव है और कितना हेल्पफुल रहेगी इन बच्चों के लिए? पॉजिटिव तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अच्छा। हाँ डायग्नोसिस के तौर पे मैं इसको यूज कर सकती हूँ। डायग्नोसिस के तौर पर, थेरेपी के तौर मैं थेरेपी के तौर पे, जैसे मेरे पास अगर पेरेंट आ रहा है तो मैं उसको दिखा सकती हूँ कि ये इस तरह से देखे वॉक कर रही है, उसके हैंड की मूवमेंट इस तरह की है और ये इस तरह की ड्रेसिंग कर रही है तो और इसकी आई कांटेक्ट नहीं दे रही और ये बैबल कर रही है। ठीक है, मतलब स्पीच प्रॉपर नहीं है तो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ आप एक सिखाने के लिए एक खिलौना है जो हम पेरेंट्स को समझाने के लिए यूज कर सकते हैं। सही, ठीक है, लेकिन वैसे ये है कि हाँ उन बच्चों के लिए अच्छा है जो ऐसे बच्चों के साथ स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो स्कूल्स में बच्चे पढ़े हैं उनके साथ इसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं उनकी अवेयरनेस के तौर पे। ठीक है, तो वो उसको अपने साथ रखें, उनको पता चले कि आया कि ये जो मेरे साथ बच्चा बैठा हुआ है मेरी सेकंड सीट पर, तो वो भी ऑटिज्म का शिकार है और वो भी इसी बारबी की तरह है। सही, ठीक है, तो बारबी भी मेरी फ्रेंड है और ये भी मेरा फ्रेंड है। राइट, बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा जी, आप भी सेंसरी जो है वो चीज़ें बनाती हैं? जी, मैं सेंसरी इक्विपमेंट्स बनाती हूँ। अच्छा, डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर आप स्क्रीन पे चलाएं तो फिर मैं आपको थोड़ा बारी बारी जी बिल्कुल फुल स्क्रीन कर दीजिए और इनके जो चीज़ें इन्होंने बनाई हैं वो प्लीज़ दिखाइए ताकि पता चल सके। तब वो कह रही है कि उनको वो देख के फिर उसको जो है ना आइडेंटिटी आपके तमाम तर वो चीज़ें हैं जो। अच्छा, पहले जो स्विंग आया था रेड कलर में, उसको पर्पस ये होता है, हैमक स्विंग कहलाता है। बेसिकली वो काम डाउन करने के लिए होता है। जी, ये आप देख के अब आप बता सकती हैं। अब ये हमारी वेटेड ब्लैंकेट है, इसमें ये तो क्लाइंट के रिव्यूज हैं। बेसिकली वेटेड ब्लैंकेट होती है, वो काम डाउन करने के लिए होती है, स्लीप इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए। लाइक जो बच्चों को, अब जैसे मेरे पास जो 27 ईयर ओल्ड वाला बच्चा आ रहा है वो, अच्छा ये देखिए, ये बताइए, ये हैमक स्विंग है। अच्छा, ये किस लिए हम बच्चे को ब्लैंकेट में रैप करके इसके अंदर डालते हैं ताकि वो काम डाउन हो। अच्छा, एक्सट्रीम हाइपर एक्टिव बच्चा होता है जो बिल्कुल बेकाबू हो रहा होता है, उसको हम इसमें डाल के रिलैक्स करते हैं और स्विंग देते हैं। अच्छा, तो इसमें बैक एंड फोर्थ और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हम घुमा सकते हैं। ओके, इस तरह से। राइट, तो ये जो है ये इनकी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बनाई हैं। और वेटेड जैकेट एक होती है जो कि हम चलते फिरते, मतलब वो ऐसी है कि टोटल 6 आवर्स पहनानी होती है और उसको हम 2-2 घंटे के वक्फे से यूज़ कराते हैं। वो भी कंफर्ट देती है, जैसे बारबी ने प्रेशर वो पहना हुआ है तो बिल्कुल उसी तरह है कि ये भी समझिए कि बारबी की एक टूल है जो हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए जी, ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं कि किस तरीके की थेरेपी होनी चाहिए और किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट इनिशियली स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशियल पहले साइकोलॉजिस्ट हमारी असेसमेंट करता है। ठीक है, और इसके अलावा वैसे इनको फिजिकल कोई इश्यूज नहीं होते, चलने फिरने में कोई मसला नहीं होता, कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आती। आपको देखने से भी पता नहीं चलेगा कि बच्चे के साथ कुछ, एज लॉन्ग एज जब आप बच्चे को बैठेंगे और बच्चे से जब बात करना शुरू करेंगे तो आपकी तरफ देखेगा नहीं। ठीक है, ये मेन पहला होता है। फिर आप उसको आवाज़ें लगाएंगे तो वो ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ हिलाएगा, कानों पे हाथ लगाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो करेगा, बाज़ बच्चों को बहुत आदत होती है बाइट करने की, बाइट करते हैं क्योंकि वो टेक्टाइल सीकर्स होते हैं। अच्छा, 3 तरह के सेंसेस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, प्रोबाइसेप्टिव, वेस्टिबुलर, टेक्टाइल। टेक्टाइल जो होता है वो स्किन के अंदर मौजूद होता है, स्किन के रिसेप्टर्स पे टच का सेंस कहलाता है। यानी कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हाइपो। जो हाइपो वाले बच्चे होते हैं उनको अगर मैं जरा सा भी टच करूंगी ना तो वो बिल्कुल ऐसे चीखेंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं टेक्सचर वाला टब यूज कर रही हूँ, अब मैंने उसमें बच्चे को बिठाया है तो वो जो हाइपो सेंसिटिव वाला बच्चा है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं बैठेगा क्योंकि उसको टेक्सचर्स अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे उसको ज़बरदस्ती करवाना है, आहिस्ता आहिस्ता उसको दोस्ती करनी है। और ये बहुत बड़ा वो है, क्लियर मैं करना चाह रही हूँ पेरेंट्स को कि ऑन स्क्रीन कि आप थेरेपिस्ट को समझने की कोशिश करें कि अगर थेरेपिस्ट थोड़ा मतलब वो कर रहा है बच्चे को अपनी तरफ को
रैपर बनाने की कोशिश करे तो थोड़ा उसको टाइम दे, क्योंकि ये नहीं होता कि अगर जैसे आपने एक दफ़ा कराया फिर आपने थेरेपिस्ट चेंज कर दिया, ये बच्चे के साथ भी ज्यादती है और थेरेपिस्ट के साथ भी, क्योंकि आप उसको वो अचीव ही नहीं करने दे रहे। एक ही थेरेपिस्ट आप कंटिन्यू करें, क्योंकि बात सारी होती है कि एडजस्टमेंट होना ना बड़ा मुश्किल, किसी चीज़ का भी एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप ऑटिज्म के शिकार बच्चे को लेके जाते हैं थेरेपिस्ट के पास तो वो उससे फिर मानूस हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनके लिए वो उस तरह से इमोशन अपने चेंज करना या अपना प्रैक्टिस चेंज और जो चीज़ वो हमारे साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, वो कहते हैं कि फौरन से रिजल्ट नहीं आ रहा है, फौरन से स्पीच जो है वो बेहतर नहीं हो रही है, तो चले फौरन से चेंज कर लेते हैं। तो आई थिंक हर चीज़ के लिए ना हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। इसमें जो बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी है उसके ऊपर काम होना होता है, वो डेवलप करनी होती है। जी बिल्कुल। तो आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं? अच्छा, इसका जो कामयाबी का रेशो है यानी सक्सेस रेट जो है वो क्या है? सक्सेस रेट जो अभी तक मेरे पास हुआ है वो 5 से 7 साल तक में जैसे हो गया है, अचीव कर लिया बच्चों ने, मतलब मैंने उनको डिस्चार्ज कर दिया। मतलब हमारी जो थेरेपी है वो 6 मंथ्स चलती है मैक्सिमम और मिनिमम 3 मंथ्स चलती है। अगर इससे ज़्यादा जा रही तो उसका मतलब ये है कि हमारे गोल्स में कोई इशू है, ठीक है, हमें अपने गोल्स चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, ठीक है, वो गोल बेसिकली हम क्या करते हैं, वीकली गोल बनाते हैं। हाँ। यानी कि अगर मैंने उसको बटनिंग करवानी है, सिंपल फाइन मोटर टास्क है, तो मैं उस बटनिंग को पूरा वीक लेके चलूँ, लेकिन पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते। कहते हैं तो एक ही काम कराई जा रही है, इनके पास तो कोई और चीज़ ही नहीं है। और पेरेंट्स को ये चाहिए होता है कि पूरा सजा हुआ रूम हो, ठीक है, और वो कहते हैं कि जो है ना इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं। बाज़ औक़ात ऑटिज्म के बच्चे को पूरा कमरा भरा हुआ नहीं दे सकते, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट पिक्चर के साथ आता है, हर बच्चा डिफरेंट सिम्टम देता है, और अगर हम ज़्यादा चीज़ें रखेंगे तो वो डाइवर्ट होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल सही। फिर थेरेपी का फायदा नहीं है। वो वही है ना कि मतलब क्लियर करने की जरूरत है। और इसमें बड़ी ऐसी अच्छा उनके साथ जो ना माइनर चीज़ों के ऊपर भी काम करना पड़ता है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्यों चुप हैं, वो क्यों। अच्छा, मेल्ट डाउन्स कहलाते हैं, जो रोना होता है बेसिकली, जो जमीन पे लेट के आपने बच्चों को देखा होगा रो रहे हैं पार्क्स में, मॉल्स में, तो वो इस वजह से हो रहा होता है कि वो बेसिकली बदतमीजी नहीं होती, वो पनिशमेंट नहीं होती, वो मेल्ट डाउन हो रहा होता है, ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है वो डिस्टर्ब होती है, बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी है। हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करते हैं, जब हम बार बार एक चीज करवा रहे हैं तो हम न्यूरोप्लास्टिक यानी कि एक लेयर चढ़ा रहे हैं ब्रेन के ऊपर, हम थेरेपी के थ्रू बार बार करा के, जैसे ABCD की तरह ब्रेन को रीलर्न कराने कि भाई आपने ये करना है, A के बाद B के बाद C, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ब्रेन की रीवायरिंग हो रही है। लेकिन ये चीज़ पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि थेरेपिस्ट को समझे, थेरेपिस्ट को टाइम दे, क्योंकि वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी जान लगा रहा है। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया ना हमारे शो पर आई। शो में वक्त है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे जिनके पास आपके सारे मसलों का हल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। भाई, पैसे जो है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर किसी को पैसे चाहिए, हर किसी को आगे जाना है, हर किसी को जो है ना लाइफस्टाइल, क्वालिटी लाइफस्टाइल चाहिए, मगर कैसे? मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। भाई, बहुत ज़्यादा तालीम भी हासिल कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या मसला है, ये क्या मसला है, और पैसे जो हैं वो कैसे आएंगे, पैसों की बारिश कैसे होगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि माइंड साइंसेज के एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सब उनको जानते हैं। शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? ये बताएं, पैसे कैसे आएंगे ज़िंदगी में? देखिए, मेरे बहुत सारे जो मैं प्रोग्राम्स कराता हूँ उसमें एक प्रोग्राम होता है कि ज़िंदगी में पैसे को अट्रैक्ट कैसे करना है। आम तौर पर ये सोच थी कि पैसा मेहनत से मिलता है, मगर पैसा मेहनत से नहीं मिलता। ये तो आप जानते हैं। ये मज़दूर जो रोड पे काम करता है, मिडल ईस्ट में हमारे यहाँ से भाई जाते हैं, धूप के अंदर काम करते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं। तो पैसे के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं चाहता हूँ इस दफ़ा मैं आपको ये समझा के जाऊँ जी, और नेक्स्ट टाइम में जब आऊँ तो आपको कॉइन बॉक्स बनाना सिखाऊँ मैं। श्योर। आज इत्तेफाक से टाइम आप लोगों के पास भी कम था, मेरे पास भी कम था, तो हम कोशिश करेंगे। पहली चीज़ ये है, कुछ उसूल याद रखें जितने लोग सुन रहे हैं उससे। नंबर 1, पैसा कमाना एक फ़न है, मगर उससे बड़ा फ़न है पैसा खर्च करना। अच्छा। हम फोकस करते हैं पैसा कमाने पे, हम खर्च करने पे फोकस नहीं करते। दुनिया में एक तहकीक हुई, स्टडी भी बहुत बड़ी, 2% लोग बिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। 2% दुनिया में जो मल्टी बिलियनर्स हैं वो 2% है, 98% को कंट्रोल करते हैं। स्टडी ये कहती है कि अगर ये 2% लोग अपनी तमाम की तमाम दौलत उस 98% लोगों को में बांट दें तो भी 5 साल में वो दौलत उनके पास वापस आ जाएगी। सीरियसली? यस। अब इसकी बहुत सारी स्टडीज में बहुत सारे नुकायत थे, तो एक दो बताता हूं। लेकिन लोग तो कहते हैं खर्च करने से तो खर्च हो जाएगा, पैसा नहीं बचेगा। हाँ, पैसा खर्च करने एक फन है, मैं समझा रहा हूं।
जब ये स्टडी हुई उन्होंने कहा जी पैसा वापस कैसे आएगा, कहता देखिए जी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करोगे, ओवर स्पेंडिंग होगी, पैसा वापस इनके पास आएगा। बैंक्स इनके पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इनके पास है, माइनिंग इनके पास है, ऑयल इनके पास है। तो 5 साल में अगर वो पैसा आपको देते हैं तो किसी ना किसी तरह वो पैसा आपसे वापस खींच लेंगे, तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो अब इस बात समझना है कि पैसा खर्च का मतलब क्या है। अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आप करते क्या है कि आप देखते हैं जी मेरे ये बिल्स हैं, ये बिल्स हैं, बच्चों के स्कूल की फीस है, यूटिलिटी है, ब्ला ब्ला करने के बाद इतना खर्चा होता है। आप जैसे ही आपके पास 1 लाख आए सबसे पहले 20% आप निकाल दें, उसे आपने इस्तेमाल ही नहीं करना, उसको एक अलग जगह रखना है, ठीक है। ठीक। 2-3 महीने बाद 60,000 रुपये के करीब जमा हो जाए तो कोई चीज़ खरीद ले, सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले, इस तरह पैसा जमा करते करते छोटा सा प्लॉट खरीद लें। बेसिकली कॉन्सेप्ट सेविंग का ख़त्म हो गया हमारे पास। सेविंग कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, खाली सेविंग नहीं, क्योंकि आपके पैसे तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपने सेविंग को कन्वर्ट करना है इन्वेस्टमेंट में। ओके। जिन लोगों ने देखें, बड़े बड़े दुनिया के बॉलीवुड के स्टार्स हैं, हमारे हॉलीवुड के स्टार्स हैं, आप देखें इस वक्त अगर वो रिटायरमेंट के बाद या एक्टिव लाइफ गुजारने के, स्पोर्ट्स एथलेटिक्स सब ले लें, जी जी, जो अभी भी पैसे वाले वो था कि जिस वक्त वो प्राइम पे था उसने अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते सर मगर फिर अच्छा, हम उन लोगों की बात ना जो कहते भी बचते ही नहीं है, तनख्वाह ही खत्म हो जाती है अब सारी। ये सुने जी, पहली चीज तो ये डिजायर में यानी ख्वाहिश में और ज़रूरत में बहुत बारीक सी लाइन है। किसी ज़माने में एयर कंडीशनर जो था वो लग्जरी था, आज एयर कंडीशनिंग नीड है, क्योंकि उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। गर्मी इतनी बढ़ गई, मुझे याद है 30-40 साल पहले कराची में गर्मी नहीं थी, हम पंखे पे गुजारा करते थे। मेरे अपने ऑफिस के कमरे में कभी एसी नहीं देखा मैंने। आज एसी के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो ये देखें कि ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़रूरत है, ज़िंदगी है, कौन सी चीज़ ख्वाहिश है, ज़िंदगी है। अगर इसमें आप समझ जाएं, इस लाइन को समझ जाएं, तो आप हर माह कुछ ना कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो ये चीज़ बचा। तीसरी चीज़ इसको कहते हैं मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। एक आदमी जॉब करता है, वो कहता है जी मेरा पैसा जॉब से ही आएगा। सही। एक बिजनेस करता है, वो कहता है मेरा पैसा बिजनेस से आएगा। अब बिजनेस में अप एंड डाउन होती है, जॉब में हो सकता है अखराजात बढ़ जाएं तो तनख्वाह तो फिक्स है आपकी, तो क्या करेंगे। इसीलिए हमेशा जो लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं वो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर चंद दिन पहले हम सब भाई जमा हुए थे। मेरे भाई एक इंग्लैंड में होते हैं, एक अमेरिका में होते हैं, एक कराची में, हम सब भाई जमा हुए थे। तो मैंने अपने घर पे दावत की थी। तो मेरा जो छोटा भाई अमेरिका से आया था, उसको चाइनीज़ बहुत पसंद है, पाकिस्तानी। अच्छा। तो उसके लिए हमने पूरा चाइनीज़, मुझे चाइनीज़ इतना नहीं पसंद था। तो मैंने एक मालूम किया सोशल मीडिया पे, एक कोई फैमिली है वो घर से खाना बनाती, दिल्ली वाले खाने। अच्छा। हाँ, दिल्ली वाले जो खाना बनाते हैं उनमें कुछ चीज़ें कोई नहीं बना सकता। कोरमा फॉर एग्जांपल, निहारी दरअसल इजाद है दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली में जो निहारी मिलती है वो पाकिस्तान में नहीं मिलती। आप तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा जी एक काम करें, मेरे मेहमान आ रहे तो खट्टे आलू और देगी कोरमा अरे वाह बनवा के मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। छोटी सी फैमिली है। जब वो खाना आया तो इतना लजीज के मैं आपको बता नहीं सकता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये, अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ शौहर काम पे जाता है, खातून आप क्या बना सकती है? केक बना सकती है, पेस्ट्री बना सकती है, बिरयानी शामी को आप। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप बना के अपने आप को पब्लिसाइज, एडवर्टाइज करें, आहिस्ता आहिस्ता एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम शुरू हो जाएगी। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। स्ट्रीम ऑफ इनकम बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त के साथ आपकी अखराजात इतने बढ़े कि एक इनकम से काम नहीं चलेगा। अच्छा सर, चले आपने कहा कि भाई सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बड़ी जरूरी है। अब यहाँ पर लोगों के एटीट्यूड की बात करते हैं कि लोगों को पैसे चाहिए, लेकिन ओवरनाइट पैसे चाहिए। सर अब कौन दिन में जो है केक बनाएगा, अब कौन दिन में जो है वो बैठ के निहारियां बनाएगा, कौन सेकंड इनकम पैदा करेगा? पैसे चाहिए सर, कोई ऐसा हल है? कोई ऐसा पहली चीज तो ये देखें, ओवरनाइट पैसा नहीं आता। हाँ, मगर हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई हाँ, डाका डालने के अलावा, चोरी करने के अलावा पैसा नहीं आता। राइट, सही। पैसे आपके पास आ सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार, सब्र करना होता है। पैसा एक एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी का कमाल काम करता है। ये एनर्जी की वजह से आज ना जाने कितने गरीब बच्चों को सहारा है, कितने यतीम बच्चों को रोटी मिल रही है, कितनी बच्चियों की शादियां हो रही है।
इंस्टीट्यूशंस लाइक SIUT, इंडस हॉस्पिटल, ये Hospital, क्या yes. काम कर रहे They हैं are इसलिए doing कि लोग great. पैसा देते। सही। हम पैसा क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते? कमाना अलग है, अट्रैक्शन अलग है, दो अलग अलग चीज़ें। अट्रैक्शन का मतलब है कि जितना कमाते उससे ज़्यादा आपके पास आएगा, जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आएगा। हाँ। अगर आप पैसा अट्रैक्ट करने का फन जाने। अब आज मैं बताता हूँ सिर्फ क्योंकि वक्त नहीं है कि पैसा क्यों नहीं आपके पास आता। यस। अगली दफ़ा आऊँगा तो अट्रैक्ट करने का फॉर्मूला हाँ, दूंगा। और आपके जो लेग पुलर्स हैं, जो मुखालिफ हैं, उनके बारे में बताइएगा कि उनको कैसे टैकल करना चाहिए, ये भी आपने बताया। पहली चीज़ ये, रीज़न क्या है कि आपके पास पैसा नहीं आता मेहनत हाँ। के बावजूद? आपके अंदर सबकॉन्शियस लेवल पे तहत शऊर में कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो आपके आते हुए पैसे को रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसा हाथ का मैल है, ये बात सही है, लेकिन हाँ सर, समझाने बिल्कुल वाले ठीक ने है, ये हाँ। नहीं समझाया कि इसका मतलब क्या है। अब ये सब चीज़ें टाइम मांगती है जी समझाने जी की। जी, ठीक श्योर, है? बिल्कुल। हाँ, दरख्त पे नहीं उगता पैसा, बात सही है, मगर पैसा तो दरख्त पे उगता है। सारे जमींदार पाकिस्तान में बड़े रिच हैं। अच्छा जी, पैसा आएगा तो घर में नाचाकी आ जाएगी, बात ठीक है, मगर क्यों आएगी ये किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो पैसा आप इसलिए नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे कि आपके अंदर जो आपका एक वजूद है, सबकॉन्शियस माइंड, वो नहीं चाहता कि आप अमीर बने। वो चाहे आप कितना भी करें कॉन्शियसली, आप जीत ही नहीं सकते अपने सबकॉन्शियस से, नामुमकिन है। तो आप जितनी भी कोशिश करेंगे, वही बात है, वो हैंड टू माउथ रहेंगे, लगी बगी इनकम होगी, कभी आपकी इनकम बढ़ेगी नहीं। आप देखें, मैं एक ऑथर हूँ, एक किताब तो मेरी बहुत साल पहले पब्लिश हुई थी, बिक गई। दूसरी किताब तैयार है, अब टाइम ही नहीं मिल रहा कि उसकी बुक लॉन्चिंग करे। तो मैं एक ऑथर है, वो मेरी इनकम है। मैं 1-to-1 सेशन काउंसलिंग के देता हूँ, उसको मेरी इनकम है। मैं वर्कशॉप्स कराता हूँ फिजिकल, वो मेरी इनकम है। माशाल्लाह। मैं वेबिनार कराता हूँ, वो मेरी इनकम है। तो अब काम एक है मगर मल्टीपल रिवर्स ऑफ स्ट्रीम ऑफ इनकम है ना। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे काम करें, और पहली चीज़ ये कि देखें, पैसा बुरा नहीं है। आज ये भी सुना है हमारे माशरे में, पैसा हर बुराई की जड़ है। हाँ, सुना है ये लेकिन सब? क्या सर ये कहते हैं जिसके पास पैसे नहीं है उसका मतलब जिंदगी, ये मतलब रहना ये ही तो हम दुश्वार कहते है, हैं, जीना दुश्वार है। हाँ। मगर बेसिकली जो हमारे करीबी पड़ोसी मुल्क से बहुत सारी बिलीफ्स आए हैं, हाँ। हमारे आबा व अजदाद के साथ जो है, जबकि वहाँ पैसे की पूजा की जाती है, लक्ष्मी देवी की। पैसे की पूजा ना करे, पैसे को अट्रैक्ट करे ये समझ के कि एनर्जी है मेरे अलावा ना जाने किस किस को काम आएगी है। ओके। पैसे का प्रिंसिपल ये है कि ये बहते हुए दरिया की तरह होना चाहिए, रुके ना। पानी रुक जाए तो डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाए, उससे आप वजू नहीं कर सकते, मगर बहते हुए वाओ। पानी से आप वजू कर सकते हैं। हाँ। तो पैसा आपकी तिजोरी में बंद ना हो, आपके पास आए, आपकी ज़रूरत सारी पूरी हो, और उसके अलावा वहाँ जाए जहाँ किसी को ज़रूरत हो। तो सर बस बताएं ना, इसका मतलब यानी कि क्या ऐसी कोई रेमेडी है, क्या ऐसी कोई थेरेपी है, करना क्या चाहिए अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या कुछ है, ज़रा ये बताएं। हर साल टेक्निक्स चेंज होती है, क्योंकि साल की चेंज होती है, प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होती है यूनिवर्स में। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। हाँ। एक सोच, एक ख्याल, पहले सोच ले कि मैंने क्या सोचना है। हाँ। लिख लें पहले एक जुमला। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज़ बेतहाशा हलाल पैसा मेरी तरफ आ रहा है कि हर रोज़ जो मैं चाहता हूँ वो मैं खरीद सकता हूँ, ये खरीद रहा हूँ। जी एक जुमला आप सोच के लिख लें। जी जी। जुमला सोच लिया, याद कर लिया। अब आपने डिसाइड किया कि रात को सोने से पहले मैंने आंखें बंद करके उस जुमले को ख्याल में लाना है और 15 सेकंड उसको होल्ड करके रखना है, विदाउट एनी अदर थॉट। कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई आवाज़ आ गई, कुछ ये हो गया। 15 सेकंड आप एक सोच को पकड़ के नहीं रख सकते, बहुत मुश्किल है। 15 सेकंड रोज़ करें। जब आपको यकीन हो जाए कि आप 15 सेकंड मैं एक सोच को होल्ड करके रख सकता हूँ, तो फिर उसको 25 सेकंड पे ले जाइए। जब 25 सेकंड पे आप ले जाते हैं, वहाँ इसको कहते हैं मैनिफेस्ट होना, चीज़ मैनिफेस्ट होना। इसका एक प्रिंसिपल है, थॉट्स बिकम थिंग्स। ये टेबल दुनिया में जब सबसे पहले बना तो वो किसी के थॉट में था, अब ये टेबल बना, राइट। तो हर चीज़ जो कायनात में हमें नज़र आती है वो थॉट था किसी का, थॉट था, ठीक है। राइट। अब अगर हम इस थॉट को 25-26 सेकंड रोज रात को एक मरतबा होल्ड कर रखे, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, आहिस्ता आहिस्ता पैसा आपकी तरफ ऐसा आएगा, आपको पता नहीं कहाँ से आया, आप हैरान हो जाएंगे।
ये तो बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, मतलब जो आप सोच रहे हैं पैसे से रिलेटेड वो आप एक पेपर पे लिखें। पहले लिख लें। हाँ, कि यानी कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए या मुझे नहीं चाहिए नहीं, या तो प्रेजेंट के अंदर हो कि रोज मैं इतना खरीद रहा हूँ, हाँ। या मैं खरीद सकता हूँ, मेरे में सकत है, इतनी है, हाँ। ताकत है, या पैसा एक मेरी कॉमन तरफ आदमी खुद ब क्या खुद। लिखे पर्चे पे कि उसके पास पैसों की बारिश होना शुरू हो जाए? हर रोज दौलत मेरे पास आ रही है और रिस्क आ रही हलाल है, हलाल ठीक है, हलाल दौलत। ठीक है, हर रोज दौलत मेरे पास आ रही है हलाल दौलत। और रिस्क हलाल मेरे पास आ रहा है, ये एक पेपर पे लिख लें और फिर उसके बाद याद कर 15 लें। सेकंड तक फोकस करें। फोकस करें थॉट में। जैसे ही आप एक थॉट को पकड़ के बैठते हैं, दूसरा थॉट आता है। आप एक लम्हे भी आपका जहन खाली नहीं रहता। इवन हालत नींद में भी आप सोच रहे होते हैं, मगर कॉन्शियस लेवल पे नहीं। इसीलिए आपको ख्वाब आते हैं ना, जो आपने कॉन्शियस लेवल में चीज़ें देखी, सुनी, चखी, छुई, वो आपको रात को सबकॉन्शियस में ख्वाब की शक्ल में आते हैं। तो अगर ये 15 सेकंड करने के बाद जब आपको लगे कि 15 सेकंड में होल्ड कर सकता हूँ 16 सेकंड, तो फिर आप 25 सेकंड या 26 सेकंड पर होल्ड करें। जिस दिन से आपने 26 सेकंड एक थॉट को होल्ड करके, जो भी थॉट हो, हेल्थ के हवाले से हो सकता है, हाँ, मतलब हाँ, आप कोई भी ऐसा थॉट जो आपको जरूरी लगता है बहुत आपकी लाइफ अच्छा मेरे रिश्ते, बहुत अच्छा रिश्ता मेरी बेटी के लिए आ चुका है, मिसाल के तौर में। ओके, ये आप लिख के उसको 15 सेकंड के लिए आप उसको लिखना focus इसलिए कि आपको पता हो कि आपने क्या सोचना है, करें। क्या सोच क्योंकि आप अपनी मर्जी से जब सोचने की कोशिश करेंगे कोई और सोच आएगी। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने ये करना है, रात को किसी टाइम पे भी करें, अच्छा सर, सोने टाइम क्योंकि आपके पास बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप ये टिप दे दें कि अपने मुखालिफ को, लेग पुलर को, जो लोग आपके मुखालिफ होते हैं, कंपटीटर होते हैं इन नेगेटिव सेंस, उनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए? देखिए, सबसे आसान तरीका होता है इग्नोर करें। Ignore. बेसिकली जब Yes. आपको कोई लेग पुल Great. कर रहा है, वो कर क्या रहा है, आपकी एनर्जी को खींच रहा है अपनी तरफ। हाय, उसने साथ मेरे साथ ये किया, उसने क्यों किया, अब मैं क्या करूं। आपकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के बारे में जो एक टेक्निक रहती है, जिसकी वजह से अक्सर घरों में ये पर्सनालिटी होती है, दूसरे की ज़िंदगी अजाब करते हैं। इनका सबसे, अगर इनको आपने तकलीफ देनी तो इनको इग्नोर करें। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं और आप अपने काम पे, जब आप अपने काम में बेहतर होते जाते हैं, उनको तकलीफ बढ़ती जाती है। तो लेग पुलिंग का मतलब याद रखें क्या है। अगर आप इस टेबल के नीचे हो तो कोई आपको नहीं देखता, जब आप ऊपर होते हो तब आप नज़र में आते हो। इसका मतलब है लेग पुलिंग वो करेगा जिसको खतरा है कि आप बेहतर हो। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़बरदस्त आपने इग्नोरेंस जो है ना वो रखनी चाहिए, और जो भी आपके लेग पुलर्स हैं, मुखालिफ हैं, उनके साथ आपने ध्यान ही देना। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। चले जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। खून की कमी बहुत सारे लोगों में होती है और इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं और बहुत सारे लोगों को खून की कमी इसलिए भी होती है कि उनका खाना पीना अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को वाकई इंटरनल प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनका खून बन नहीं रहा होता है। अच्छा, ये सारी सिचुएशन क्या है और खून की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं शाह भाई। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे शाह भाई, आप ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाह भाई, ये खून की कमी जो है नॉर्मली लोगों में, अगर एक कहना चाहिए ना कि एक बिल्कुल ठीक इंसान है, जो बिल्कुल ठीक है, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, सारा कुछ नहीं, लेकिन उसे चक्कर आ रहे हैं, खून की कमी हो रही है, किस वजह से होती है? देखिए इसके कई रीजंस होते हैं। एक तो अगर कम खुराकी होगी, खुराक की कमी होगी, मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और खाना कम खाते हैं, बेतहाशा डाइटिंग करते हैं, और थोड़ा सा खा लिया। बाज़ लोग तो सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं, दोपहर को थोड़ा सा खा लिया, फिर रात को खाना खाते हैं, जो कि ऐसा ना करें। आप 3 टाइम प्रॉपर खाना खाया करें। सही। और बाज़ लोगों के दांत गिर जाते हैं, अब वो दांत नहीं लगा रहे होते हाँ, हाँ। अब जारी बात है, वो जब कुछ खाते तो वो चबा नहीं सकते, सही। तो उसकी वजह से भी खून की कमी होना शुरू हो जाती है। हाँ, और सही। दूसरा फैटी लीवर हो जाता है या लीवर काम करना छोड़ देता है, उसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है। पाइल्स की वजह से खून की कमी होती है। हर किस्म का बहता हुआ खून हो किसी भी तरीके का, तो उस ऐसे पेशेंट की भी खून की कमी हो जाती है। अगर ये कोई अलामात नहीं आ रही है और खून कम हो रहा है और आपको खून लगवाना पड़ता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लें। अंदरूनी तौर पे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सही। ठीक है, हाँ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत भी है। सही। तो उसमें यह है कि आप ज़रूर अपना चेकअप करवाएं ताकि हाँ। पता चल जाए क्या मर्ज़ है, पता चल जाए कि क्या हाँ। मर्ज़ है। सही। अच्छा, इसकी क्या इंस्टेंट रेमेडी होती है कि आपने अपनी जो असाबी कमज़ोरी है, खून की कमी है, उसको जो है वो ठीक करना है, तो इसका कोई टोटका, कोई रेमेडी वगैरह कुछ है तो देखिए हमारे साथ वैसे शेयर करें। तो ओजरी का इस्तेमाल करते हैं,
अच्छा, और कलेजी खाते हैं। हाँ। ग़िज़ाओं में जो है कुछ लोग मुनक्का का भी कहते हैं कि मुनक्का, देखिए वो लाल अंगूर है, वो होता आयरन है, फुल फ्रॉम आयरन है, अच्छा वो भी खा सकते हैं, लेकिन पेट खराब ना कर दे। अच्छा, ठीक है, अभी एक रेमेडी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, हाँ। आप वो फॉलो कीजिए। वो लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, खून बनाने की सलाहियत भी बनेगी और खून बनना भी शुरू होगा। ठीक, और इसमें यह है कि कम से कम 2 महीने यूज़ करें और अपना हीमोग्लोबिन चेक करवा लें, आपको खुद नुमाया फ़र्क मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, तो अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें, ज़हनी स्ट्रेस को आप खैर बात कह दें। हाँ। कोई भी बात नेगेटिव जहन में आए, बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए अपने आप को मसरूफ़ कर लें। हाँ, क्योंकि जहनी सोच भी खून की कमी पैदा करती है, कमज़ोर कर अच्छा, देती है। मतलब जहनी सोच भी आपकी जो है वो खून नहीं बनने देती। ज़ाहिर स्ट्रेस होगा तो फिर आपको अंदर से आपके जो जिस्म का निज़ाम है वो धर्म भरम होता है। तो आप हमारे साथ में रेमेडी शेयर करें शाह भाई की, क्या रेमेडी, और शाह भाई जो है अभी थोड़ी सी देर में जो है वो हमें बताएंगे कि क्या रेमेडी है जिससे आपकी खून की कमी जो है वो पूरी हो सकती है। क्योंकि एनीमिक होना जो है ना, ये अपने आप में एक ठीक बात नहीं है। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस शेक होता है, आपको चक्कर आते हैं, फिर कहते हैं ना कि जिस तरह से आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग ये भी जिक्र करते हैं कि जी हमें काले चक्कर आ रहे हैं। काले चक्कर क्या होते हैं? काले चक्कर वो उस तरह से होते हैं जिसमें लोगों को एकदम से फील होता है कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। अच्छा, जब आंखों के आगे अंधेरा आ रहा होता है तो डेफिनेटली ये आप एनीमिक होते हैं या खून की कमी होती है। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या रेमेडी है, शाह भाई ये हमें बताने लगे हैं। शाह भाई, किस तरीके से ये खून की कमी को जो है देखें, जो पूरा आपने किया कहा जाए? ना चक्कर आ रहे हैं, हाँ, अब अंधेरा आ रहा है आंखों के आगे, हाँ। तो खून की कमी भी हो सकती है और जिस्मानी कमजोरी भी हो सकती है। सही, इसमें 2 रीजंस होती हाँ, हैं। हाँ। तो इसलिए आप ये जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, हाँ। इससे ये है कि खून की कमी भी पूरी होगी हाँ। और कमजोरी भी दूर होगी। आंखों के सही। नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, हाँ। ये उसको भी ठीक करेगी। सही। तो आपने जो सबसे पहली चीज लेनी है वो ज़रिश शीरी लेनी है। ज़रिश शीरी इसमें ज़रिश सही। तुर्श भी आता है, जो खट्टा होता है, वो लाल रंग का होता है। हाँ। ये ज़रिश शीरी है, ये ब्लैक कलर का होता है, ये किशमिश की तरह होता है लेकिन किशमिश नहीं होती है। अच्छा, सुंबल एक दरख्त होता है, सुंबलू कहते हैं, उसका फल होता है ये। सही, बिल्कुल ये 1 चाय वाली चम्मच, ये फैटी लीवर के लिए और जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है ये। सही है। ये आपने पानी में डाला। जी हाँ, और इसमें हम डालेंगे किशमिश, सुंदरखानी किशमिश हो हाँ, या लाल वाली किशमिश हो जो कि सही। पुलाव में डलती है, सही। दोनों में से जो मिले आप ले लें। दोनों में आयरन पाया जाता है। दोनों में आयरन पाया जी हाँ, ये भी 1 चम्मच के बराबर। ओके। ऐसे 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, हाँ। सुबह के टाइम इसे चम्मच के साथ शेक करें सही। और ये किशमिश खा लें और इसका बचा हुआ पानी पी लें। अच्छा, ये 1 टाइम रोजाना करें और कम सही। से कम 2 महीने करें। आप देखें, अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, आप खुद कहेंगे क्या नुमाया फ़र्क आ गया इस पे। नुमाया हाँ, फर्क आ अपना खाना पीना आप बेहतर करें। आप हाँ। 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाएं। कोशिश करें कि खाने के बाद थोड़ा सा फ्रूट खा लिया करें। मगरिब से पहले पहले फ्रूट का इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर रहता है। आपका जो खून की कमी है ये उसको भी पूरा करने में मदद देती है। सही। आप 1 गाजर, 1 चुकंदर और 1 सेब, इसका जूस निकाल के भी पी सकते हैं आप। सही, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो आपने शेयर किया। अच्छा, ये बताएं, जो मैं जिक्र कर रही थी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, बीपी उन लोगों का लो रहता है, उस हवाले से बताएं कि उनको देखिए, क्या अगर करना आपको बीपी लो रहने की शिकायत रहती है, हाँ। तो इसी पानी के अंदर आप 4 दाने आलू बुखारा डालें हाँ। और 1 चुटकी काला नमक भी डाल लें। अच्छा, एक इसी चुटकी, पानी में? इसी पानी ये जो जी रखा है हाँ, ना ये शाह जो भाई ने रखा पानी, हुआ है, बिल्कुल इसमें 4 दाने ये आप आलू देखें, बुखारा। ये देखें, ये जो है ये शाह भाई, इसमें 4 दाने क्या डालें? आलू 4 दाने आलू बुखारा खुश्क और 1 चुटकी काला नमक डाल लें सही, तो और उससे फिर आपको इसे शेक चक्कर करके वगैरह पी भी लें। नहीं आएंगे। तो इससे लो बीपी के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सही, ये लो बीपी के लिए ना बहुत ज़्यादा फिर बेहतर हो जाएगा। जाएगा। सही। और इसे जो ज़रिश्क और ये जो किशमिश है, हाँ। ये हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है बिलाल। वो तो नमक हम उस सूरत में दे रहे हैं कि जब उनका लो बीपी है। लो बीपी हाँ, जब लो बीपी नहीं है तो सिर्फ इन 2 चीज़ों का बनाकर पिएं, आप देखें इंशाल्लाह आपको सुर्ख कर देगी। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो शाह भाई ने हमारे साथ में शेयर की है और ये ज़रूर आपने जो है इस रेमेडी को घर में ट्राई करना है। इस रेमेडी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये रेमेडी जो है वो आपकी जो खून की कमी है उसको डेफिनेटली पूरा करेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ना इशू ये भी होता है कि वो एनीमिक होते हैं और किस वजह से एनीमिक होते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही होती है। तो अगर वाकई आप कम खाना खाते हैं, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपको कोई असाबी प्रॉब्लम है या आप स्ट्रेस में हैं, तो ज़रूर आप ये रेमेडी ट्राई करें। लेकिन जब भी आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आपके अंदर इतनी खून की कमी है कि आपने जो है वो कमी पूरी करनी है और इसके अलावा आपने ब्लड जो है वो लगवाना है, तो उससे पहले ज़रूर आप अपने तमाम टेस्ट करवा लें और उससे पहले ज़रूर आप 2-3 जो कंसल्टेंट हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको ज़रूर दिखा दें। चलिए जी, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद जानेंगे कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं। चक्कर आना, खून की कमी होना, इस हवाले से हमने बात की, लेकिन अब बात करेंगे कि पेट का दर्द है, सर का दर्द है, टांगों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो कैसे ठीक होगा। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो भाई हाथ पाँव का सुन्न होना, हाथ पाँव का अकड़ जाना या फिर आपके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा ऐसा खिंचाव महसूस होना, इसकी बड़ी इंस्टेंट रेमेडी है। और शाह भाई इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछते कि शाह भाई ये जो असाबी कमज़ोरी होती है, हाथ पाँव का सुन्न होना होता है, एकदम कहते हैं ना आपके पाँव में एड़ियों में जो है वो सुन्न महसूस हो रहा है, सुइयाँ चुभ रही हैं, हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, इसकी क्या रेमेडी है? हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, दूसरा पिंडलियों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द ये होना, पानी कम पीने की वजह से भी होता है, और दूसरा ये है कि आसाबी कमजोरी की वजह से भी होता है। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ ज्यादा होता है, लेकिन एनीमिक पेशेंट के साथ भी होता है ये। सही। उनके हाथ पांव सुन्न हो जाए, सुबह उठते हैं तो कहते हैं यार हाथ अकड़े हुए हैं या सुन्न हो रहे हैं या पट्ठों में दर्द हो रहा है, तो उस सूरत में आपने ये रेमेडी इस्तेमाल करनी। सही। ये है काली मूसली। ठीक है। और अगर ये नजर आ जाए आपको तो हम हाथ में रख के दिखा देते जी हैं। जी जी जी। ये काली मूसली है। ठीक है, ये है काली मूसली। जी हाँ। ओके। और ये इसका पाउडर है। हाँ। ये हम लेंगे 100 ग्राम। ठीक है, काली मूसली हो और गई, ये पाउडर हो दूसरी गया। चीज है सतावर, इसे सतावरी भी कहते हैं। ओके, सतावर। सतावरी। जी हाँ, ठीक इसे है। सतावरी भी कहते हैं। ठीक है। ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये भी हम लेंगे 100 ग्राम। आप इन दोनों को पंसारी से लेके पहले साफ कर लें, फिर मिक्स करके एक ही मशीन में ऐसे बारीक पाउडर बना लें। और इसकी एक चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखिएगा पहले ही 2-4 दिनों में आपका ये जो सुन्नपन है आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा, और इसमें खिंचाव, दर्द, क्रैम्प पड़ना, ये सब दूर होना शुरू हो जाएंगे। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। बिल्कुल। तो ये जो अभी रेमेडी बताई है ना, इससे जो आपका जो कहना चाहिए ना कि खिंचाव है, पिंडली का दर्द है, या फिर आपका जो हाथ पाँव का सुन्न होना है, वो आपके लिए जो है बहुत ये कारामद रेमेडी है। और इसको कितने दिन करना है? देखिए इसे 1 महीना कर लें, 40 दिन कर लें, कोई नुकसान नहीं है। सही। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं या कोई और मेडिकल की जो आपके डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं, उससे बिल्कुल हरगिज ना छोड़िएगा। जब ठीक हो जाएं तो अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। खुद से आपने कोई रद्दोबदल नहीं ये करना। आप इस्तेमाल करें उसके साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो ये एक ज़बरदस्त रेमेडी है। अच्छा, जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है, जी जी। जोड़ों का उनको पेन होता है, उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए घुटनों में दर्द होता है, ये अर्थराइटिस पेन होता है, इसमें कार्टिलेज कम हो जाता है, रेशा कम हो जाता है, गैप आता है या गैप खत्म हो जाता है, तो ये हड्डियों से हड्डी टकराती है, खोखली होती है, टक टक आवाज आती है, बैठते हैं तो उठना मुश्किल है, जोर लगा के उठते हैं जैसे हिम्मत खत्म हो रही है। हाँ। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने लेना है चौप चीनी। चौप चीनी एक लकड़ी होती है। हाँ। उसका वजन लेना है 50 ग्राम। ठीक। अश्वगंधा जिसे असगन नागोरी कहते हैं, हाँ। ये भी 50 ग्राम। हाँ। सूरजजान शीरी 20 ग्राम। ठीक। सूरजजान शीरी 20 ग्राम, एक चीज 20 ग्राम है, इनको सही। मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से चाय खाने से पहले या हाँ। बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। सही। और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज करें, 5 दिन में काफी आराम आ जाएगा, क्योंकि जो चीज 5-7 दिन में काम नहीं करे वो 5-7 साल में भी नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठीक भाई। ये शाह भाई ना ये बात हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ 5 दिन में काम नहीं करे फिर वो 5-7 साल में भी काम नहीं करेगी। तो ये रेमेडी जो है वो आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है और फॉलो भी करना है, क्योंकि ये दीज आर दी बेस्ट रेमेडीज़। और ये जो रेमेडी है ना, जब आप ये अप्लाई करते हैं तो ज़रूर हमें कॉल करके भी बताया करें कि आपको जो है इस रेमेडी से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और ये रेमेडी आपके कितने काम आई है। अच्छा, अब जोड़ों के दर्द की बात हो गई, घुटनों के दर्द की बात हो गई, अब ये सर्दियाँ हैं। इसमें ना कंजेशन भी होती है और इसमें साथ साथ लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए ये साइनसाइटिस के मरीजों के साथ ज़्यादा होती है, जिनको छींकें, बलगम, रेशा, खांसी ये बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनके साथ होती है। अब होम रेमेडी के अंदर जो है वो आप जैसे सब चाय बनाते हैं, तो सब चाय के अंदर जो है आपने 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद लौंग और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाल लें सब चाय के अंदर, उबाल लें, फिर उतार के छान के पी लें। आप देखें बलगम, रेशा, खांसी सबके लिए ये मुफीद है। इससे एक मामूल बना लें, रोजाना 1 टाइम पिया करें। आप देखें आपको खांसी बलगम नहीं होगा। नहीं होगा। और चलिए अगर जी, हो गई है हाँ। वो भी दूर हो जाएगी। चलिए जी, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। सबसे कैसी हो बेटा? मैं नितिश महमूद बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ जी, कहिए क्या कहना चाहिए? आप प्रोग्राम करिए, आज शाह नजवी भाई को बुला के तो प्रोग्राम को दोबारा कर लीजिए। अच्छा जी, थैंक यू। इतनी अच्छी रेमेडी बताते हैं ना, जी, तो मजा आता है सुनकर। जी। और आज वो जड़ी बूटियां भी दिखा रहे हैं, अगर लिखा हुआ भी आ जाए ना मेरा बेटा, तो ये भी बड़ा हमारे लिए आसानी हो जाती है, हम फौरन मोबाइल पे इसको सेव कर लेते हैं। सही, बिल्कुल। ये जो क्लिप्स है ना सारे हमारे फेसबुक पे आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ से फॉलो करेंगी तो आपको और सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है। जी। अच्छा, मैं शाह नजीर भाई को मेरा सलाम दें। जी, और जी। मैं बात भी करना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल, सर, बात आप कीजिए। कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र मेरी बहन, आप ठीक हैं? सर मैं कह रही थी, अभी मैंने आपका अभी लगाया प्रोग्राम,
सीधी नहीं आ रहा था। तो आपने, ये मेरे घुटनों में होता है वैसे, मतलब समझ में नहीं आता, रात में सोते में इतना होता है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। लगता है जैसे बस खुदा ना खास्ता जैसे मेरी टांगे अब काम नहीं करेंगी। तो मैं चला रही होती हूँ और मैं होम्योपैथिक भी इलाज कर रही हूँ और मैं होम्योपैथिक की दवा भी ले रही हूँ, मुझे आराम है। लेकिन रात सोते वक्त में होता है, बायका आता है और लगता है रस पे रस चढ़ गई है। तो सर मैं चाह रही थी अगर मैं आपकी क्लिनिक से दवा मंगाऊँ तो मुझे अवेल हो जाएगी वो दवा? हाँ हाँ, सब मिल जाती हैं, हर चीज़ भिजवा देती हैं। और मुझे मैं आपके चले नंबर तो आपका मेरे पास है ना, चले आपका एड्रेस लेके जी, मैं मंगा लूंगी। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। मिसेस महमूद ने हमें कॉल किया। चलिए जी, बहुत सारे कॉलर्स जो हैं वो भी यही चाह रहे होते हैं कि उनकी बात हो जाए शाह भाई से और डेफिनेटली उनको उनके मसाइल का हल मिल जाए। तो हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल आप हमें भेजते हैं, आपके जो मसाइल हैं वो शेयर किए जाएँ। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर दीगर इशूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए मसाइल हैं, जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है। एक मेरे पास क्वेश्चन आया था कि जी बहुत ज़्यादा अगर हिचकी आ जाए तो फौरी तौर पर उसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हिचकी आ जाए और फौरी तौर पर उसे रोकना हो तो क्या करना चाहिए? रेमेडी देखें, जिनको भी हिचकी बहुत ज़्यादा तंग करती है तो वो 5 पत्ते पुदीना लें और 2 अदद सब्ज़ इलायची, इसे 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोश दे के उतार दें और फिर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद आधा कप पी लें, आधा कप 2 घंटे के बाद पी लें। अच्छा। आप देखें वो जो आधा कप पियेंगे उससे काफ़ी रिलीव हो जाएगा उनको। ओके। और जब 2 घंटे के बाद पियेंगे मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। हाँ। सही। दांतों में अचानक ठंडा गर्म लगना, दांतों में जो है पेन होना, दांतों में जो है वो मसूड़ों में सूजन महसूस होना। देखें, इसमें पायरिया के भी असरात होते हैं। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन हो जाती है, बड़ा गोश्त खाने की वजह से भी होती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें फिर गर्म ठंडा लगता है काफ़ी। तो आपने 7 पुदीना, 7 अजवाइन, 7 काफूर, 7 पुदीना, 7 अजवाइन, 7 काफूर, ये 10-10 ग्राम लेके मिक्स कर लेंगे, खुद लिक्विड बन जाएगा ये। ओके। पानी की तरह हो जाएगा। सही। इसे अमृत धारा का नुस्खा कहा जाता है। आप अंसारी को बोलेंगे ना अमृत धारा दे दो, आपको दे देंगे, वो बना के भी रखते हैं। अच्छा। उसके 10 कतरे 1 कप पानी में डालें और इसकी कुल्ली करें आप दिन में 2 बार। एक तो पायरिया के असरात को ख़त्म करती है, जितने जरासीम होंगे वो सब निकाल देगी। अच्छा। और गर्म ठंडा लगता हो वो ठीक हो जाएगा। अगर दांत में दर्द हो रहा हो तो उसे थोड़ा सा कॉटन पे लगा के आप दांत पे रख लें, आपके दांत के दर्द में आराम होता है। अगर सर में दर्द हो रहा हो थोड़ा सा सर पे लगा लें, आपके सर दर्द में आराम हो जाएगा। हाँ, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बहुत बेहतरीन चीज़ है। अच्छा शाह भाई, बहुत सारे लोग ना लौंग का जिक्र करते हैं, इसके कितने फ़ायदे होते हैं लौंग? लेकिन लौंग जो है वो ताकत के लिए भी बहुत बेहतर है, लेकिन गर्म होती है। और इसके अलावा किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हाजमे हैं के लिए लौंग? बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छा। है ये, दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। इसके अलावा इसकी स्टीम लेते हैं। लौंग का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है वो किस मर्ज के लिए या किस मसले के लिए किया जा सकता है? सबसे बेहतरीन इस्तेमाल जो है इसका स्टीम लेने में आता है। अच्छा। जैसे आप गर्म पानी के अंदर थोड़े से लौंग डाल के उसकी स्टीम लेंगे तो फौरी नाक खुल जाएगी आपकी। अच्छा, फौरी। दैट्स ग्रेट। वही खड़े खड़े रिजल्ट। और दूसरा? और दूसरा ये है कि अगर आपको जैसे दांतों के इश्यूज हो रहे हैं, ये उसमें काम आते हैं। लेकिन आपने जैसे इसको थोड़े से तेल में डाल लें ना, आप तिल के तेल में, और 1 जोश दे के उतार दें। लोग मुख्तलिफ किस्म के पेन किलर ऑयल लगाते हैं, तो आप इसका बना लें। आप यानी आधा पाव आप तिल का तेल ले लें, उसमें 10 दाने लौंग डाल के उसे 1 जोश दे के उतार दें। ओके। आपका पेन किलर ऑयल तैयार हो गया। अच्छा। और ये आप टांगों में, कमर में, कहीं पे भी दर्द हो आप इसकी मसाज करें, 15 मिनट में आराम आ जाएगा। 15 मिनट में आराम आ जाएगा। और तीसरा फ़ायदा लौंग और का? तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ हजम नहीं हो रही है तो ये हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना के इसकी 1 चुटकी खाएं। या तो आप इसको, जैसे लौंग आप 20 ग्राम ले लें तो 50 ग्राम सना मक्खी ले लें, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो चटोरे हैं। अच्छा। हर चीज़ खाते जा रहे हैं, सही। वहाँ पे भी जा रहे हैं, मुंह मार रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ। वो कहते हैं यार चटोरापन ख़त्म ही नहीं हो रहा। हाँ। आप खाना खाने के बाद 1 चुटकी ये सना मक्खी और लौंग का जो पाउडर होगा, 1 चुटकी खा लें, आपको नेक्स्ट टाइम पे भूख टाइम पे लगेगी। बेतहाशा भूख को कंट्रोल करती है, नॉर्मल कर देती है, और ये चटोरापन खत्म हो जाता है। सही। कॉलर ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? मैं अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ, पजट्टा लाइन कराची से। मैंने ये अभी सुना था प्रोग्राम आपका, ये घुटनों जोड़ों के दर्द के लिए चोब चीनी, अजगंध और सूरनजान शीरीन बताई थी। तो जी जी। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं बाईपास हुआ है। हार्ट पेशेंट है, इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल ये कर सकते हैं आप। मैंने पहले एक लफ्ज़ यूज़ किया, आपकी जो डॉक्टर की मेडिकेशंस हैं वो जारी रखिएगा। जैसे आपको खून पतला करने की दवाएं दी हुई हैं डॉक्टर ने, हाँ। वो जारी रखनी है, और उसमें और इसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा।
कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सही जी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाई बीपी क्योंकि वाले, बहुत सारे लोग ये शुगर वाले हाँ सब कर शुगर सकते वाले, हैं। हाई बीपी वाले सब कर जिनको सकते हैं, ये क्योंकि ये हार्ट शुगर का फ्री है, नमक फ्री है। अच्छा सही। नमक से मुझे याद आया, ये जो नमक है स्पेशली लाहौरी नमक होता है या दूसरे नमक होते हैं, ये भी हेल्थ के लिए कहते हैं बहुत सारी ये जो है ना बेनिफिशियल होते हैं। किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होते हैं ये? देखिए नमक जो है वो सिर्फ आपकी लो बीपी के लिए बेहतर है, हाँ। बाकी किसी काम में आप नहीं ले सकते हैं इसको, जायके के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इससे हम मंजन वगैरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसको आप प्रॉपर रोज के मामूल पे ना रखें तो बेहतर है। रोज के मामूल पे या, ना रखें तो उसमें फिर बीपी रहने की शिकायत हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आजकल लोगों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, साइलेंट हो रहा है, कोई अलामात नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई सर दर्द नहीं है, लेकिन जब चेक करते हैं तो बीपी हाई है। ये खतरनाक होता है। तो ऐसे पेशेंट को रोज़ाना अपना सुबह और शाम 2 टाइम बीपी चेक करना चाहिए, और अगर कोई डॉक्टर की मेडिकेशन है उसे जारी रखनी चाहिए। डॉक्टर की कोई मेडिकेशन है तो फिर उसको जारी रखना आमतौर पे अगर आपके पास कोई भी दवा नहीं है, असरोल एक बूटी आती है जिसे छोटी चंदन भी कहते हैं, वो हाई बीपी के लिए बहुत बेहतरीन है। उसकी मिकदार यूँ है कि उसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ लें, और 1 घंटे बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा। और अगर आप ये कुछ दिन यूज़ कर लें, आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। 120/80 पे आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग एंजाइटी होती है, जैसे कि गाड़ी में बैठते हैं सुबह सुबह या फिर दोपहर में बैठते हैं, जिस टाइम पर उनको वॉमिट फील होती है, उनको ट्रैवल सिकनेस होता है। ऐसे लोग ट्रैवलिंग करने से पहले, मतलब कहीं जाने से पहले, क्या चीज़ें ध्यान में रखें? देखें, एक तो जो सफरी केक कहलाती है, हाँ। ये ऐसी सूरत में आप अपनी जेब में आलू बुखारा रख लें। ओके। ठीक है, हाँ। आलू बुखारा, अगर आलू बुखारा नहीं है तो अनार दाना रख लें आप, सूखा हुआ। हाँ। ठीक है, वो थोड़ा सा मुंह में रख के ऐसे चूसते जाएं उससे, हाँ। और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे और आपको वॉमिटिंग फील नहीं होगी। वॉमिटिंग फील नहीं होगी। चलिए जी, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम अब्दुल समी है। जी जी। और मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ जी और मैंने अभी लाइव ही देखा है डॉक्टर साहब को, तो मैंने इनसे बात करनी चाहिए। जी 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 बेटा, प्लीज बात कीजिए। कीजिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी रूटीन कुछ इस तरह की है कि मेरा वेट बहुत, मुझे भूख बहुत लगती है और मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। अच्छा। ठीक है, और मैं ये चाह रहा था, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, ऑफिस में कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर आप सैलड यूज़ करते हैं तो उसमें आपका वेट लॉस होता है। तो मैं ये चाह रहा था अगर मैं फुली सैलड पे स्विच कर जाऊं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो सही होगा जूस और सैलड पे 1 महीने के लिए या इस तरह से? अच्छा चलें, ठीक है जी, आपका क्वेश्चन आ गया। जूस और सैलेड 1 महीने के लिए? देखिए बेटा, अगर आप इस तरह करोगे तो आपको कार्ब भी मिलनी चाहिए। हाँ। ठीक है, तो रोटी के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। आप 3 टाइम नहीं, आप 4 टाइम खाना खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। एक ये अमल कर लें। वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, 45 मिनट की वॉक कर लें आप। और दूसरा, आप सैलेड खाना चाहते हैं तो आप सैलेड बनाइए, उसमें थोड़ा सा कच्चा पपीता भी डाल लें। ठीक है, ये थाई लोग इस्तेमाल करते हैं। सही। आप कच्चा पपीता भी डाल लें और फिर आप उसके साथ वो खाएं। आप देखें आपका वेट भी कम होगा, जायके का जायका हो गया। ये ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़बरदस्त थेरेपी है, क्योंकि अगर आप टोटल सैलेड और जूस पे चले जाएंगे तो कार्ब्स आपको नहीं मिलेंगे, लेथार्जिक बहुत होंगे, ज़्यादा आपके कमज़ोरी चेहरे हो की जाएगी। चमक जो है ना वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि डाइटिंग करने के चक्कर में लोग, क्या होता है, वजन घटाने के चक्कर में वो अपने चेहरे की चमक और झुर्रियाँ आ जाती खूबसूरती वो कहीं खो जाती है और वो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती झुर्रियाँ आ हैं। जाती बिल्कुल, आपकी स्किन ऐसे हो जाती है जैसे डेड हो जाती है, क्योंकि आप डाइटिंग, मतलब आप एक बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल से, यानी जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खा रखी होती हैं, उसके बाद जब आप उस लाइफ स्टाइल पर वापस आते हैं ना, जहाँ पर आपने डाइट कर रही है मुस्तकिल, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट, अगर आप एक्सट्रीम डाइट करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर होता है। स्किन पे आता है, स्किन ढल भी हो जाती है। दूसरा, अगर जो लोग वजन कम करना चाह रहे हैं, जिनका वजन कम नहीं हो रहा, बहुत हीट वजन है, तो उसको कम करने के लिए 4 चीज़ें ले लीजिएगा आप। आपने लेना ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम। सही। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, सनोबर के पत्ते 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, अजवाइन के पत्ते भी 50 ग्राम। इन चारों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चाय वाला चम्मच खाने से पहले ले लें, अगर भूल जाएं तो खाने के आधे घंटे बाद ले लें। 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। कोई पेट भी ख़राब नहीं होगा, वेट भी कम होता जाएगा,
अंदर पेट में अगर हवा भरी हुई हो वो भी निकल जाएगी, आस्ते आस्ते आपका पेट कम होना शुरू हो कम जाएगा। होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये इशू होता है कि उनके मुंह से बहुत स्मेल आती है, दूसरा खट्टी डकारें हाँ, वो बहुत ज़्यादा आती हैं, इसका क्या हल है? देखें, जिन लोगों को भी मुंह से स्मेल या खट्टी डकारें मैदे की वजह से महसूस होती है, हाँ। तो आपने लेना है मगज़े धनिया, पंसारी से मिल जाएगा आपको। मगज़े धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाने के बाद या खाने से पहले एक छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आप देखें मुंह से ये आस्ते आस्ते स्मेल भी खत्म हो जाएगी और पेट का निज़ाम भी सही रहेगा, खट्टी मीठी डकारें भी खत्म हो जाएंगी। खट्टी मीठी डकारें जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और इससे आपको फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन लाइफस्टाइल भी तो हेल्दी रखना चाहिए ना, जो लोग देखिए, आप लाइफस्टाइल खाना अपना खा के हेल्दी, फौरी हाँ बेड पे ना जाए ना। हाँ आप खाना खा के उसके 2 घंटे बाद बेड पे जाएं। आप लोग खाना खाते हैं वहीं जाके सो जाते हैं। Exactly, वो तो जारी बता फारा होना शुरू हो उसमें जाता फिर है। प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं, जब बहुत सारे लोग ना ये लॉजिक देते हैं कि अगर हमने दिन में खाना खाया तो हम तो भी जाके थोड़ी सी जो कैलुला है वो करेंगे, हम एक नैप जो है वो जरूर लेंगे, तो ये ठीक रहता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। देखें, हर एक चीज़ की हाँ। आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना कम खाएं, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर का खाना अच्छा खाया करें। ब्रेकफास्ट में क्या खा लेना चाहिए, देखिए, सब ज्यादा चीज़ें खा हेल्दी क्या सकते है? हैं। आप एग्स ले लें, हाँ। ब्रेड ले लें, कप ऑफ टी ले लें। अगर कप ऑफ टी नहीं आपको पसंद है, एक कप ऑफ दूध ले लें आप। नाश्ते में अंडे खाना बड़ा जरूरी है? नहीं, अगर ज़रूरी नहीं है तो आप दूध पी लें। अच्छा, हाँ, ब्रेड ले लें आप साथ में, सही। तो बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है। इंटेक के लिए कि हाँ हाँ प्रोटीन, बिल्कुल। हाँ, सही। तो इसमें ये है कि ना, जो मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ जो आप लोग 2 नंबर चीज़ें खाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ब्रेड पे लगा के खा रहे होते हैं, इससे बेहतर आप जेन्युइन चीज़ें खाएं। सही। देसी घी का इस्तेमाल ठीक है? देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। अच्छा, मतलब उससे आपको बॉडी में प्रॉब्लम तो नहीं होती नहीं ज्यादा? नहीं नहीं, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ खा सकते हैं। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत रहती है, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो आप अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। हाँ। कहवा बन गया, एक टाइम रोजाना पिए 2 महीने तक। हाँ। और 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें, आपका एचडीएल भी कंट्रोल में मिलेगा और ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाह भाई, हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड हो गया है। आज का शो कैसा लगा, आज की रेमेडीज़ कैसी लगी, ये बताइएगा सिटी 21 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपने अपने इर्द गिर्द भी लोगों का ख्याल रखना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी 10।